नमस्कार, द फॉलो अप आप देख रहे हैं और मैं संजय रंजन हूं। इस वक्त लाइव आने के पीछे का यही मकसद है कि मधुपुर उपचुनाव का जो परिणाम आया है वो हम अपने दर्शकों के साथ साझा करें और बताएं कि आखिर किसकी जीत हुई है और किसकी हार हुई है। तो ये जो कैप्शन आप देख पा रहे होंगे, वो जो लाइव का जो कैप्शन हम लोगों ने दिया है, मधुपुर उपचुनाव परिणाम गंगा कैसे सूख गया। तो दरअसल जो चुनाव परिणाम आया है वो यही है कि बीजेपी मधुपुर उपचुनाव का जो परिणाम आया है उसमें हार गई है और हफीजुल हसन अंसारी, जो कि महागठबंधन के उम्मीदवार थे जेएमएम के तरफ से, जिनको मंत्री भी पहले बनाया गया था, वो तकरीबन 6,243 वोटों से जीत हासिल किए हैं। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद जो हमारे जो सूत्र हैं और वहाँ पे जो स्थानीय पत्रकार हैं उनसे जो खबरें मिल रही है उसके अनुसार हफीजुल हसन अंसारी अब मंत्री बने रहेंगे और उनके पक्ष में मधुपुर की जनता ने मतदान किया है और तकरीबन 6,243 वोटों से वह जीते हैं। हमारे साथ मनोज पांडे हैं, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, जिनको आप लगातार द फॉलो अप पे देखते रहते हैं, वो भी हैं। हम लोग बातचीत करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जो जीत है हफीजुल हसन की मधुपुर उपचुनाव में, वो महागठबंधन के लिए किस तरीके की जीत है, और हार जो हुई है बीजेपी की, जो लगातार ये तीसरी हार है अगर उपचुनावों की सिर्फ बात करें तो। दुमका में हार हुई, उसके बाद बेरमो में हार हुई और अब मधुपुर में जिस तरीके से बीजेपी हारी है, तो आखिर ये संदेश किस तरीके से जो है पॉलिटिशियंस को मधुपुर की जनता ने दी है। तो बाबा, सबसे पहले आपका स्वागत है। और जो परिणाम आया है, जो अभी लेटेस्ट अपडेट आया है कि तकरीबन 6,500 उसको बोला जाए कि 6,243 वोटों से जो है हफीजुल हसन की जीत हुई। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाया है, लेकिन स्थानीय पत्रकारों से जो फीडबैक मिल रहा है वो यही है। तो आप किस तरीके से देख रहे हैं, चूंकि लगातार आप मधुपुर में थे, वहाँ पे बने हुए थे, कैंपेन को कवरेज कर रहे थे। देखिए, जाहिर तौर पे वहाँ के लोगों ने जो इस बार वोट किया है वो एक मंत्री को जिताने के लिए किया है। ये बात भली भांति जेएमएम भी समझ रही थी और शायद तभी पार्टी ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया था कि उनको पहले मंत्री पद दिया जाए। गंगा नारायण जिस तरीके से बीजेपी अपना आकलन लेके चल रही थी कि आजसू का वोट जो पिछली बार आया था और बीजेपी का वोट जो आया था उसको जोड़ लेते हैं तो कई गुना ज्यादा हो जाता है, 1,10,000 के आसपास हो जाता है। तकरीबन 45,620 वोट जो है पिछले दफा आजसू को मिला था, जो कि गंगा नारायण इस समय जो बीजेपी के प्रत्याशी थे वो आजसू के प्रत्याशी थे। तो उनका वो जो पूरा मतलब समीकरण कहें धरा का धरा रह गया, इसलिए क्योंकि आप यूं देख लीजिए कि भले ही मार्जिन जीत का भला कम हुआ हो, पिछले बार की अपेक्षा लगभग 23,000 से वोट जीते थे इस बार, लेकिन ये जीत तो जीत होती है। लगातार 3 उपचुनाव में बीजेपी बार बार ये जनता को कह रही थी कि आप सरकार कुछ कर नहीं रही है, विकास का काम नहीं कर रही है, कोरोना का रोना रो रही है, लेकिन उसके बावजूद जनता ने ये मोहर लगा दी सरकार के अब तक के कामों पे और जनता ने ये बताया कि नहीं, वाकई में कोरोना काल में भी हेमंत सोरेन की सरकार ने बेहतर काम किया है। जीत का परिणाम तो यही जो रिजल्ट है यही दर्शाता है। तो इसमें कई फैक्टर हो सकते हैं अगर हार जीत का अगर आकलन करें, लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको देखने को मिलेगी वो दोनों ही दल के बीच कि हफीजुल फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर गंगा और थर्ड नंबर नोटा। इसका मतलब जो बाकी लोग खड़े थे उनसे कई ज्यादा लोकप्रिय वहां नोटा है। यहाँ इसका मतलब वहां पे निर्दलियों के मुताबिक, हाँ, तुलनात्मक। तो इसका मतलब है कि वहां पे लोग जिस तरीके के नेता की तलाश कर रहे हैं वो एक अभी भी लैकिंग है वहां पर, जो आपको देखने को मिल रहा है। नहीं, दर्शकों को एक चीज और हम लोग ये बता दें कि जो जीत की उम्मीद जिस तरीके से महागठबंधन कर रही थी और जो दावे किए जा रहे थे, उस तरीके की जीत मिलता हुआ नहीं दिख पा रहा है। जब आप 6,223 वोटों से जीते, हालांकि जीत तो जीत होती है, लेकिन जिस तरीके से पिछले बार हाजी हुसैन अंसारी, जो कि जिनके दिवंगत होने के बाद, जिनके निधन के बाद जो है यह उपचुनाव हुआ मधुपुर में, वो 3 अक्टूबर 2020 में उनका देहांत हो गया था। कोरोना संक्रमित पहले हुए थे और उसके बाद, लेकिन जब वो चुनाव जीते थे 2019 में, राज पलिवाल को हराए थे, उस समय वो मंत्री थे राज पलिवाल, और राज पलिवाल को हरा करके हाजी हुसैन अंसारी तकरीबन 23,000 वोटों से जीते थे।
153 वोट उनको आया था, राज पलिवाल को 65,000 वोट आया था। लेकिन मंत्री रहते भर में हफीज को जो वोट मिला है वो महज 6,223 वोटों से जीत ही हासिल हुई है। नहीं तो हाजी साहब की तुलना आप हफीजुल से नहीं कर सकते हैं। इनके वालिद जो थे वो बहुत लोकप्रिय थे। आप देखिए 95 में जीते, 2000 में जीते, 2005 में हालांकि बीजेपी वहां से जीती, फिर 2009 में वो जो है हाजी साहब फिर से जीत गए, 14 में फिर राज पलिवाल जीते, लेकिन और मंत्री हुए। हाँ 19 में भी हाजी साहब जीते। हाजी साहब के प्रति वहां के लोगों में जो सिंपैथी थी उतना टर्नअप हो पाया, एक बात जाहिर सी बात है। दूसरी बात आपको देखेंगे कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी पोलराइजेशन की फेर में थी। बीजेपी चाह रही थी कि उनका एक वोट बड़ा हिस्सा पोलराइज हो जाए और पूरा चुनावी कैंपेन बीजेपी का उसी ओर था। लेकिन वहां की जनता ने बता दिया कि यहाँ पे इस तरीके की स्ट्रेटेजी उनके काम के हिस्से की नहीं है। लोग वहां पे ये नहीं देख रहे हैं, वो हाजी साहब को या तो हफीजुल साहब को या सत्ता को देख रहे थे कि भाई मंत्री को जिताना है, इसलिए। लेकिन जो वोट प्रतिशत आप कहेंगे कि जीत का अगर कम हुआ आंकड़ा, तो वोटिंग भी प्रतिशत पिछले बार से कम हुई है। 2019 में 73 कुछ था, इस बार 71.6 हाँ, तो लगभग 2.5 से 3% वोटिंग जो है कम हुई थी। उपचुनाव में उतना लोगों के प्रति रुझान भी नहीं रहता है। लेकिन एक चीज जो बीजेपी के लिए काफी मतलब उत्साह भरेगी और जेएमएम के लिए थोड़ा सा हफीजुल साहब को उस पर चिंतन करना होगा कि अभी अगर मैं उठा के देख रहा हूं तो पिछले कई जो 2019 के इलेक्शन में जो जहां जहां बीजेपी को मदद नहीं मिल पाई थी, या यूं कहे कि वहां लोगों ने कम समर्थन दिया था बीजेपी को, इस बार वहां बढ़ी है। और जहां जेएमएम को पिछले बार समर्थन था ज्यादा, अधिक, काफी ज्यादा, वहां उनकी कमी आई है। तो हफीजुल जी को अब ये ध्यान देखना होगा, क्योंकि हफीजुल जी भी यही कह रहे थे कि आप मेरे वालिद साहब को देखिए और जो उनका सपना मधुपुर को लेकर था मैं उसको पूरा करूंगा। इस बार वो कह भी रहे थे कि सहानुभूति की वोट हमको दीजिए, लेकिन अगली बार जब हम वो फिर से चुनाव में आएंगे 24 में, तो वो काम के नाम पे आएंगे कि क्या वाकई में जो सपनों का मधुपुर हाजी साहब ने देखा था वो बना कि नहीं, वहाँ के लोगों की उम्मीद है कि नहीं। तो इसलिए वो लोगों ने उसको स्वीकार किया है एक तरीके से। और यूं कह ले कि राज पलिवाल का भी एक तरीके से प्रॉपर एक्सपेक्टेशंस जो हुआ उनका पूरा नहीं कर पाई पार्टी। बाबा, मेरे जहन में जो सवाल आ रहा है, आप इसको आप जिस तरीके से बीजेपी के लोग कहना चाहें कि बहुत छोटी जीत है या फिर मार्जिन काफ़ी कम रहा, लेकिन ये बात सच है कि ये महागठबंधन के लिए और जेएमएम के लिए ये जीत तो है ही, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। लेकिन अगर आप हार देखेंगे तो ये काफी बड़ी हार है, खास करके बीजेपी के लिए। तीसरी दो उपचुनाव में तो हार मिली ही मिली, लेकिन ये जो तीसरा जो उपचुनाव हुआ, मधुपुर उपचुनाव, इसमें जिस तरीके से ये लोगों ने कोशिश किया, और खास करके बाबूलाल जैसे नेता जो कि वहाँ पे लगातार कैंप करते रहे, दीपक प्रकाश लगातार कैंप करते रहे, संगठन महामंत्री धर्मपाल जी कैंप करते रहे, और उसके बाद जो कई सारे लोग जो हैं और तकरीबन दर्जनों भर विधायक जो लगातार कैंप करते रहे, और इसके बावजूद जिस तरीके से कोशिश की गई और एक पोलराइजेशन की जो कोशिश की गई, तो क्या आपको लगता है कि इन बड़े नेताओं की कोशिश और जो पोलराइजेशन जो खास करके बीजेपी के एजेंडे में सबसे पहले प्राथमिकता में रहती है, अब इससे अलग हट करके बात करने की बात है? क्योंकि जो सरकार 1.5 साल से, सवा साल, 1.5 साल से यहाँ पे चल रही है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, कई सारे मुद्दे थे रोजगार को लेकर के और भी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन उसको सामने नहीं रख करके ये लोग जो है पोलराइजेशन की बात कर रहे थे। और जो हार हुई है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहले बीजेपी में एक परिपाटी चलती थी समीक्षा की, और हार के बाद या जीत के बाद भी, अक्सर जीत के बाद वो कम ही समीक्षा करते थे, हार के बाद वो बहुत अच्छी तरीके से समीक्षा करते थे बाकी अन्य पार्टी की तुलना में। मैं देखता था, क्योंकि एक लंबे अरसे से मैं बीजेपी और बाकी राजनीतिक दल को भी कवर करता आ रहा। लेकिन अब जो समीक्षा हो रही है हार के बाद, खासकर बीजेपी में, वो लगभग खाना पूर्ति के तरफ हो रही है। इसीलिए आपको याद होगा कि जब भी हम ये सवाल करते थे बीजेपी से कि आप लगातार 2 चुनाव हारे हैं और 2 चुनाव में
आपको जनता ने साथ नहीं दिया। तो जवाब यही आता था, चूंकि सरकार बने हुए नए नए हुई थी इसलिए जनता को सहानुभूति थी, लेकिन अब 1.25 साल हो गया, इस वजह से अब जनता समझ ली कि अब विकास नहीं होगा इस सरकार से, इस बार इसलिए हमको लग रहा है कि हम जीत जाएंगे और हफीजुल जी हार जाएंगे। लेकिन समीक्षा के दौरान आपको याद होगा, कभी भी बीजेपी ने अपना पिछले दो चुनाव में हार का कारण को नहीं देखा। क्या बीजेपी के सारे कार्यकर्ता मधुपुर उपचुनाव में काम कर रहे थे? नहीं, इस पे संगठन पे हम लोग बातचीत करेंगे कि संगठन किस तरीके से वहाँ पे काम की। मधुपुर में हम लोग काफ़ी करीब से देख रहे थे जब कैंपेनिंग का हम लोग कवरेज कर रहे थे। तो लेकिन एक जो सवाल ये है बाबा, जब हम लोग सवाल कर रहे थे, जब बाबूलाल से सवाल कर रहे थे, दीपक प्रकाश से जब हमने पूछा कि भाई रोजगार को मुद्दा आप क्यों नहीं बनाते हैं, जबकि यहाँ पे हेमंत सोरेन ने दावा किया था, वादा किया था चुनाव के दौरान। हमने हेमंत सोरेन से भी पूछा कि भाई आप रोजगार नौकरी पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि लोगों को हमने कितनी नौकरियां दी, जबकि आपने 5 लाख नौकरी देने की बात कही थी। लेकिन इस मुद्दे को बीजेपी क्यों नहीं वहां पे लोगों के सामने रखी? हो सकता है कि बीजेपी को भी लगता है कि जनता ये जान रही है कि अभी कोरोना काल है और इसमें सरकार को एक और टाइम मिलना चाहिए। जनता कहीं ये 5 लाख वर्सेस 2 करोड़ नौकरियों की बात न उठा दे, कहीं इसका तो डर नहीं था? ये भी एक डर हो सकता है बीजेपी के पास, ये भी एक डर हो सकता है कि अगर जैसे ही बीजेपी ये कहेगी कि भाई कहाँ गए 5 लाख नौकरी, तो जेएमएम भी कहेगा कहाँ गया 2 करोड़ नौकरी, वो बताए। और जनता किस बात को पकड़ लेगी, क्योंकि जिसमें अगर किसी मुद्दे पे आप और हम दोनों में छेद हो तो हम दोनों चुप हो जाएंगे, जनता को छोड़ देंगे। तीसरे मुद्दे पे राजनीति हो रही थी। बीजेपी हिंदू और मुसलमान की बात कर रही थी, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर रही थी, और जेएमएम जो है वहां पे सहानुभूति की बात कर रहे थे, हाजी साहब के सपनों की बात, श्रद्धांजलि की बात और सपनों की बात और सहानुभूति की बात कर रही थी। तो दरअसल बीजेपी और एनडीए और महागठबंधन के इस रस्साकसी में जो आज परिणाम आया है वो हफीजुल हसन के पक्ष में है। लेकिन एक जो चीज़ हम लोग जो ये बातचीत कर रहे हैं, और जो हालांकि जो कैप्शन दिया है कि गंगा कैसे सूख गया गंगा, यानी कि गंगा नारायण जो है कैसे हारे बीजेपी के, दरअसल हम लोग ये समझाना चाह रहे हैं आपको दर्शकों को कि वहाँ की जो पॉलिटिक्स थी, और ख़ास करके जब से आजसू से लाए गए एक उम्मीदवार को बीजेपी का जब कैंडिडेट बनाया गया और बीजेपी के कैंडिडेट को बैठा दिया गया, उसके बाद से वहाँ पे काफ़ी सिनेरियो चेंज हो गया। जो बीजेपी के जो संगठन से जुड़े हुए जो लोग थे वो काफ़ी नाराज हो रहे थे और नाराज थे, और पूरा वो जो ग्राउंड पे देखने को मिल रहा था वो बीजेपी की के जो असल जो लोग थे मधुपुर के, वो काफ़ी नाराज थे और वो दिख भी रहा था। और यही वजह है कि कई अखबारों ने खबर भी बनाया कि बाहरी लोगों के सहारे जो है बीजेपी मधुपुर उपचुनाव का रन जो है जीतने की कोशिश कर रही है। बाबा, इसको किस तरीके से देखते हैं कि राज परिवार घर में कैद रहे, अशोक ठाकुर का चुनाव लड़ना, और भी जो बीजेपी के अंदर जो 3 गुट अलग अलग तरीके से काम कर रही थी वहाँ पे, या तो निशिकांत दुबे का गुट अगर देख लें, फिर रघुवर दास का एक अपना जिस तरीके से वो आए और चले भी गए, तो इस तरीके से जो वहाँ पे कैंपेनिंग हो रहा था बीजेपी के द्वारा, उसका कितना नुकसान जो है गंगा को झेलना पड़ा? मुख्यमंत्री ने तो सार्वजनिक तौर पे मंच से कहा कि उम्मीदवार बाहरी जो प्रचार करने आए हैं उनके समर्थन में, बाहरी अर्थात बाबूलाल मरांडी, उन्होंने यहाँ तक कहा कि जितने भी तमाम विधायक प्रचार कर रहे हैं, सबसे ज्यादा वहाँ उस समय चर्चा थी रणधीर सिंह की, तो ये लोग रणधीर सिंह बाहर से आए जेवीएम से, उनका कहने का मतलब ये था, नवीन जी बाहर से आए, अमर बावरी बाहर से आए, इस तरीके का वो मुख्यमंत्री कह रहे थे कि मतलब टोटल बाहरी के भरोसे ही क्या बीजेपी चलना चाहती है, इनके पास क्या कार्यकर्ता नहीं है। तो वो जनता को भी घर कर रहा था और जनता को उतना घर नहीं किया। अगर आप वोटिंग देख लें तो जनता को उतना घर नहीं किया, लेकिन कार्यकर्ताओं को घर किया। क्योंकि आप एक खेमा देख रहे होंगे, जो पहले भी वहां 2 खेमा आमतौर पे देखने को मिलता था मधुपुर में खासकर और देवघर में। एक खेमा था राज पलिवाल का और दूसरा खेमा था निशिकांत दुबे का। तो निशिकांत दुबे का खेमा तो काफी एक्टिव था, लेकिन राज पलिवाल का खेमा जो था वो कई लोग तो या तो घर में बैठे हुए थे, या तो कई लोग अशोक ठाकुर जो निर्दलीय थे उनके, अशोक ठाकुर उनके लिए प्रचार कर रहे थे। लेकिन उन सब से इतर अशोक ठाकुर कोई फैक्टर ही नहीं बन पाए। वो दर्शकों को ये बता दें कि जिस तरीके से अशोक ठाकुर को लेकर के जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे वहां पे, उनको एक तरीके से कोशिश की गई दिखाने की कि वो भी एक फैक्टर बन सकते हैं, और खास करके जो झा
जाति के जो वोटर्स हैं, तकरीबन वहाँ पे 8 से 12,000 15,000 के करीब वो ब्राह्मणों की जो वोट की जो बात की जा रही थी वो प्रभावित कर सकते थे। हालांकि जो चुनाव परिणाम सामने आया है वो ऐसा बिल्कुल नहीं दिख पा रहा है। जो बीजेपी के जो वोटर थे वो बीजेपी को ही वोट किया है, और यही वजह है कि जो वोटिंग परसेंटेज और जो वोट निकला है सामने, जो कि मार्जिन पिछले दफा 2019 और अभी का जो आप उपचुनाव का मार्जिन देखेंगे तो तकरीबन 6,243 वोटों से जो जीत की बात कही जा रही है, तो ये मार्जिन हार जीत का जो है काफ़ी कमा है। लेकिन एक आखिरी सवाल बाबा, उसके बाद हम लोग डिस्कशन थोड़ा बाकी के जो स्टेट में जो परिणाम आया उस पर बातचीत करके ख़त्म करेंगे। ये जो आखिरी सवाल है मधुपुर से जुड़ा हुआ वो ये है कि कहीं गंगा भी ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो गए, क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार ये दावा कर रहे थे कि 45,000 वोट मेरा, और राज पलिवाल जी का जो 65,000 वोट था जो कि बीजेपी का कैडर वोट है, उसको मिला करके 1,10,000 1,12,000 वोट आ जाएगा और उससे ज़्यादा वोट हम लोग लाएंगे और जीत जाएंगे। कहीं ये अति उत्साह के कारण भी तो, गंगा के अति उत्साह के कारण भी तो ऐसा परिणाम नहीं आया है। गंगा अति उत्साहित थे, लेकिन वो एक चीज़ भूल गए थे कि सबसे बड़ी बात है हमारा देश आज भी इमोशनल है। और वहाँ के लोग, जेएमएम के लोग क्या प्रचार कर रहे थे कि आपने हाजी साहब को चुना था, दुर्भाग्यवश उनका इंतकाल हो गया, लेकिन अगर वो रहते तो 5 साल रहते। आप एक बार हफीजुल जी को मौका दीजिए, सरकार ने उनको मंत्री भी बना दिया है, तो अब भी संदेह नहीं है कि मंत्री बनेंगे कि नहीं हाजी साहब की तरह। तो आप इस बार वोट दीजिए और काम के आधार पर दूसरी बार तुलना कीजिएगा। लेकिन उनको लग रहा था, गंगा नारायण सिंह को, कि चूंकि वो सोच रहे थे कि आंसू वहाँ पे कुछ फैक्टर ही नहीं है, 2-2.5 हजार वोट अगर आंसू का मान ले तो वो छोड़ के बाकी सारा वोट उनका इंडिविजुअल है और बाकी बीजेपी का पूरा वोट जुड़ रहा था। ये जो राजनीति में 2+2 = 4 कभी नहीं होता, इस बात को मानने को तैयार ना बीजेपी थी ना ही गंगा नारायण सिंह थे। उसका परिणाम है तो आंसू का कोई भी एक लीडर वहाँ नहीं दिखा, चाहे वो सुदेश तो हो या फिर उनके बाद का नंबर 2 का भी नेता को अगर देखें हम लोग, तो मधुपुर उपचुनाव में एक भी दिन वो लोग देखने के लिए नहीं पहुंचे वहां पर। तो क्या इसका भी नुकसान हुआ? बीजेपी भले ही एनडीए के प्रत्याशी के तौर पे गंगा को खड़ा की वहां पर, लेकिन आंसू का सपोर्ट जो है बिल्कुल ही नहीं देखने को मिला ग्राउंड पे। देखिए, आंसू के प्रचार करने से बीजेपी को बहुत ज्यादा मतलब मोरल सपोर्ट फायदा नहीं मिलता। हाँ, लेकिन एक ये रहता कि आंसू के जो कार्यकर्ता हैं, जो उस समय पार्टी के समय बने, मतलब गंगा के पहले भी, तो वो लोग करीबन 1,500 के करीब हैं संख्या में जो एक्टिव कार्यकर्ता हैं। तो उनको शायद ताकत मिल सकती थी और बीजेपी को उसका फायदा उठाना चाहिए था, लेकिन बीजेपी नहीं उठाई। लेकिन आंसू के लिए एक सुखद बात यह है कि आंसू बंगाल में एक सीट जीतने वाली है। कुछ देर में आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। उनके एक ही सीट मिला था बीजेपी से गठबंधन के दौरान, और एक जो उनके हैं मधुपुर सीट छोड़ने के ही एवज में जो एक तरीके से देखा जा रहा था कि बंगाल में आंसू को एक सीटें मिली है चुनाव लड़ने के लिए एनडीए कोटे के तहत। हालांकि अब मधुपुर को छोड़ करके जो बाकी 5 स्टेट का जो परिणाम आज आया है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम और पांडुचेरी का जो केंद्र शासित प्रदेश है, वो जानकारी आपको बाबा दे देते हैं कि क्या कुछ अपडेट्स है। अभी चूंकि हम लोग लाइव आए हैं तो वो दर्शक जो हमसे जुड़े हुए हैं वो ये जानकारी ले लें, इसके बाद हम लोग लाइव जो है समाप्त करेंगे। बाबा, सबसे पहला शुरू करेंगे बंगाल का। खेला हो गया जी, खेला अब शेष भी हो गया, खेला खत्म भी हो गया। लेकिन राजनीतिक पंडित और जो आमतौर पे रहते हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि खेला अभी शेष नहीं हुआ है, खेला अभी शुरू हुआ है। खेला मतलब जो ईडी, इनकम टैक्स, इस तरीके के भी ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से मतलब उनका नाम लेके कहा जा रहा है। कई सारे मीम आ रहे हैं आपको व्हाट्सएप पे। और ममता बनर्जी के तरफ से भी खेला होना बाकी है। जो अभी देखिए बंगाल में 294 सीट है कुल, 216 लगभग टीएमसी बढ़त बनाए हुए है, बीजेपी 75। लेकिन ये 75 सेफ रहेंगे या नहीं, इस बात की अब डर है, क्योंकि वहां पे ममता बनर्जी साम दंड भेद जो पूरा तीनों प्रक्रिया बीजेपी अपनाती है, और जिस खेला में माना जाता है कि अमित शाह पूरी तरीके से परिपक्व हैं और उसी खेला को खेलते हैं, फेल हो गए। हाँ, तो वो ममता बनर्जी भी उसी मुद्दे पर वो हर तरीका, वो हर कला से परिपूर्ण है और उन्होंने साबित कर दिया। एक बात और आपको बताना चाहूंगा, तीसरी बार सिर्फ मुख्यमंत्री बनने की ही बात नहीं है, ममता बनर्जी को अपार वोट मिला है।
आप इमेजिन नहीं कर सकते 48% के करीब वोट आना, प्रतिशत वोट आना किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत बड़ी बात है कि हर बार सिर्फ सीट नहीं बढ़ रहा है, वोटिंग प्रतिशत भी, मतलब लोगों का आपके प्रति प्यार जो है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कर रहा है। तो अब ममता, बिल्कुल, हालांकि ममता बनर्जी खुद तकरीबन 1200 वोटों से जीती हैं नंदीग्राम से, शुभेंदु अधिकारी को हराई हैं। इसके बाद बाबा असम और बाकी जो अपडेट्स है वो दर्शकों को। असम में 126 सीट बीजेपी का, फिर वहां 76 सीट पे है, कांग्रेस 48 सीट पे है, पुडुचेरी 30, वहां एनआरसी जो पार्टी है वहां 14 पे है, कांग्रेस 7 पे है। तमिलनाडु में एक बार 234 में डीएमके को 144, मतलब वहां डीएमके की सरकार बनेगी। केरल में 140, एलडीएफ 95 सीटों पर आगे हैं। तो यही है आंकड़ा। इन 5 राज्यों का आपको बता रहे हैं, जैसे पुडुचेरी हो गया, केरला हो गया। केरला में फिर से जो एलडीएफ सरकार है वो बनती दिख रही है। असम में लेकिन एक उम्मीद थी कांग्रेस को, वहाँ मेहनत भी ये लोग काफी कर रहे थे कांग्रेस के लोग, कांग्रेस 48 सीटों पे है, हालांकि बीजेपी 76 पे है, लेकिन वहां पे एक थोड़ा सा उनको प्लस दिख रहा है। तमिलनाडु में डीएमके का आना थोड़ा एडीएमके को सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या वजह रही इन सब के इतर जो आप चुनाव का नतीजा परिणाम आया। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी बात है जो बंगाल चुनाव में पीके, जिसको लेकर चर्चा हो प्रशांत किशोर की लेकर, कि प्रशांत किशोर को लेकर चुनाव के दौरान भी वो ऐसे गैर राजनीतिक आदमी थे जिनका इंटरव्यू सभी चैनलों ने लिया, क्योंकि वो बात हो रहा था कौन कितने सीट पे आएगा। और जो एग्जिट पोल आया उसके बाद भी उन्होंने कहा था कि 3 डिजिट में बीजेपी नहीं आएगी, बिल्कुल, और नहीं तो वो इस तरीके के काम राजनीति वाले से इस्तीफा ले लेंगे। हालांकि उन्होंने इस्तीफा की एक बात कही है एनडीटीवी से बातचीत के दौरान। उन्होंने कहा कि अब जो राजनीतिक स्ट्रेटजी जो उनको पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट के तौर पे जो जाना जाता है वो ये काम छोड़ने के लिए तैयार है। तो आईपैक अब एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, किस तरीके से काम करेगा आईपैक, ये देखना होगा। लेकिन 10 साल का भावनात्मक जवाब भी हो सकता है। हाँ, चुनाव परिणाम आया है हाँ, तो 10 साल में लेकिन 9 चुनाव उन्होंने देखा, अगर आप कहें, बिल्कुल, और 8 बार सटीक बैठे प्रशांत किशोर। तो स्ट्रेटेजी वैसी ही बनानी चाहिए आम लोगों को। चलिए, तो दर्शकों को एक बार फिर से, और हम लोग चूंकि लाइव अब समाप्त करेंगे उसके पहले फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि मधुपुर उपचुनाव का परिणाम सामने आ गया है और हफीजुल हसन अंसारी जो कि महागठबंधन के तरफ से प्रत्याशी थे, जेएमएम की तरफ से, उन्होंने 6243 वोट से तकरीबन जीत हासिल की है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। और गंगा नारायण जो कि एनडीए के उम्मीदवार थे, बीजेपी के कैंडिडेट थे, उनको हराया है। शुक्रिया।